अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट्स। दिस इज द course of plant pathology, remember, okay? Initially we have studied the diseases based on fungi. इसके बाद हमने एक डिजीज पढ़ी थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दैट इंक्लूडेड द infection caused by Phytophthora. Phytophthora is not a fungi, but it is a fungi-like organism. और आज हमारा emphasis है बैक्टीरिया के ऊपर, ओके? This is a very general description of a disease caused by bacteria, bacterial soft rots. This is not a particular disease, लेकिन ये एक generalized term है जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, different categories के बैक्टीरिया जो हैं वो different vegetables and different crops के ऊपर act upon करते हैं, most of the time on the fruits and sometimes also on the tissues of leaves and stems, और वहाँ पे फिर rotting करते हैं. Rotting मतलब चीज़ का सड़ना, गलना. Rotting tissues become soft and watery, and slimy mass of bacteria and cellular debris frequently ooze out from the cracks in the tissues. ये इसका बेसिक सिम्टम होता है. कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानदेही बहुत आसान होती है, स्पेशली सॉफ्ट रॉट्स की, कि जो टिश्यूज होंगे वो रप्चर हो जाएंगे और उनके गिर्द जो है वो आपको एक स्लाइमी सी अपीयरेंस मिलेगी और शाइनी होती है. अक्सरियत के टाइम इनकी कॉलोनीज शाइन करती हैं रादर देन दे आर मैट. जैसे कि फंगल कॉलोनीज होती हैं वो मैट होती हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं वो थोड़ी शाइनी होती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक स्लाइमी अपीयरेंस होती है. और इसके अलावा इनमें से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से काफ़ी तेज़ स्मेल आती है. दैट इज मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि अच्छा यकीन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. फंगल इन्फेक्शन में से स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं आती है. और जो एक वाटरी सा मास होता है, अगर इन हम ये सपोज करें कि टिश्यूज इनिशियली हार्ड भी थे, तब भी बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद वो बहुत ही सॉफ्ट और मशी हो जाते हैं, उनमें से वाटरी मास ऊज आउट करता है. सो ये एक बहुत ही बेसिक सी पहचान है. In many soft rots, the bacteria involved are not plant pathogenic. Basically, ये कोई plant pathogenic bacteria characteristically नहीं होते हैं, लेकिन पैथोजेनिक हो जाते हैं अगर ये फील्ड में किसी लिविंग प्लांट को के ऊपर इन्फेक्शन कर रहे हों. हम इन्हें क्यों नहीं कहते, क्योंकि बेसिकली प्लांट पैथोजेनिक है. क्यों? क्योंकि ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं इन द नेचर. हाँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जब उन्हें मौका मिले तो ये लाइव टिश्यूज पे भी एक्ट कर सकते हैं. सही. They grow in tissues, or most of the time they grow in the tissues which are already killed by pathogens and environmental causes, or in tissues which are very weak or old, so they are unable to resist attack. Examples of these bacteria are species names है Arvenia, generic name है Arvenia, species name Cratovora. सॉफ्ट रॉट करते हैं ये फ्लैशी फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर और ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर. Pseudomonas, they also cause soft rots of fleshy fruits and fleshy vegetables. Example is Pseudomonas fluorescens, which causes pink eye disease of potato, the slippery skin disease of onion, and the sour skin of onion. Bacillus, bacillus causing rotting of potatoes and the tobacco leaves in storage. टोमेटो सीडलिंग्स एंड टोमेटो फ्रूट्स के ऊपर भी एक्ट अपॉन करता है. क्लोस्ट्रीडियम
Clostridium also causing rotting of potatoes and tobacco leaves in storage houses. ये 4 बेसिक जेनरा हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रॉट्स करते हैं और फील्ड और स्टोरेज दोनों में ही ये इन्फेक्शन करते हैं. Soft rot bacteria may survive in infected tissues, in the soil and in contaminated equipment and containers. बैक्टीरिया जो है वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, वो ज़मीन में भी हो सकता है. ठीक है, ये इन्फेक्शियस बैक्टीरिया जो है ये अगर ज़मीन में जैसे ये डेब्रिस था पिंक पुराना. आई डिजीज क्या होता है? डिजीज है पोटैटो की बेटा, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल इनकी इन्वॉल्व नहीं है आपके कोर्स के अंदर, तो अभी आप बस इतना ही याद रखें. हाँ, बताया जा रहा है. मैं फिर इस डिजीज के अंदर घुसूंगी तो फिर लेक्चर अलग हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर जनरलाइज्ड है. ये भी लेकिन सॉफ्ट रॉट की ही टाइप है कि जो पोटैटो है वो सॉफ्ट रॉट सॉफ्टली रॉट करते हैं और एक पिंकिश सी अपीयरेंस हो जाती है. सही. जी मिस। अच्छा, तो ये कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स के ऊपर भी हो सकते हैं. जिस चीज़ में आप हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप को रख रहे हैं, फ्रूट्स को रख रहे हैं, उनके अंदर भी हो सकता है इन्फेक्शन. सम ऑफ देम ऑल्सो ओवर विंटर्स इन इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स के अंदर ये तवील अरसे तक रह सकते हैं. विंटर के अंदर ये इन्फेक्शन जो अगर नहीं भी फैल रहा तो इंसेक्ट के अंदर ही रह सकते हैं. सो दे स्प्रेड बाय डायरेक्ट, समटाइम्स दे स्प्रेड बाय वेक्टर्स ऑल्सो. यानी इंसेक्ट्स अगर फीड करते हैं क्रॉप के ऊपर तो ये उसके थ्रू भी फैल सकते हैं, यानी वेक्टर के थ्रू भी हो सकता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू भी हो सकता है. यानी अगर हमारे हाथों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमने किसी कंटेमिनेटेड चीज़ को टच किया एंड देन हम अपनी क्रॉप को टच कर रहे हैं, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैंड्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू, सॉइल, वाटर एंड इंसेक्ट्स. दे एंटर इन द प्लांट्स और प्लांट टिश्यूज प्राइमरली थ्रू वुंड्स. मोस्ट ऑफ द टाइम इनको एंट्री के लिए कोई वुंड चाहिए होता है, यानी पत्ता कहीं से क्रैक हुआ हुआ है, कहीं से कट लगा हुआ है पत्ते के ऊपर या स्टेम के ऊपर, तो ये बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाते हैं. Within the tissues, they multiply profusely in the intercellular spaces. सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं ये वहाँ पे बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं. वेयर दे प्रोड्यूस सेवरल काइंड्स ऑफ एंजाइम्स that by dissolving the middle lamella and separating the cells from one another cause maceration and softening of affected tissues. बैक्टीरिया ऑब्वियसली जब मल्टीप्लाई कर रहा है अपने अंदर पूरा एक मेटाबॉलिज्म उसका कंटिन्यूस है, तो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से सेल्स की जो वॉल्स हैं वो ब्रेक होने लगती हैं. जो आपके होस्ट सेल्स हैं उनकी वॉल्स ब्रेक होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं एक तरीके की उनकी मैसीरेशन यानी एक घुलने लगते हैं. जब सेल्स घुलने लगते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल वाटरी मास जो है वो सेल में से रिलीज होने लगता है और आपको जो ऊजिंग होती हुई नजर आती है फ्रूट में से वो उसी वजह से होती है कि वहाँ के जो सेल्स हैं सराउंडिंग के वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. The cells surrounded as they are by the bacteria and their enzymes are at first lose water and their contents shrivel. Finally, parts of their walls are dissolved and the cells are invaded by bacteria. The control of bacterial soft spots is very difficult and depends on proper sanitation. क्योंकि बहुत सारी, ये तो कुछ मेजर है सॉफ्ट रॉट करने वाली स्पीशीज, लेकिन और भी बैक्टीरियाज हैं जो सॉफ्ट रॉट कर सकते हैं और करते हैं. और चूंकि बैक्टीरिया जो है वो उनका सर्वाइवल आसान है, स्मॉलर साइज होता है, किसी भी सरफेस पे बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, तो यू कांट एलिमिनेट ईच एंड एवरी बैक्टीरिया फ्रॉम योर सराउंडिंग. आप कितनी सैनिटाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, आप कितना स्प्रे कर सकते हैं, एक लिमिट में कर सकते हैं. तो बेहतर ये होता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर हम खत्म नहीं भी कर सके, बाज़ दफ़ा हम फंजाई के अंदर हम अक्सर ये कहते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म किया जाए, लेकिन बैक्टीरिया में सोर्स खत्म करना इज रादर डिफिकल्ट. तो बजाय इसके कि हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन खत्म करें, हम वे ऑफ इन्फेक्शन पे काम कर सकते हैं. इन्फेक्शन जैसे फैल रहा है हम उसे कंट्रोल करें, जैसे हम वेक्टर्स को कंट्रोल करें. हम अपने चीज़ों को जितना सैनिटाइज कर सकते हैं, जिन जिन चीज़ों को हम क्रॉप पे अप्लाई कर रहे हैं उनको सैनिटाइज कर लें. सराउंडिंग को कितना करेंगे, मट्टी में से आप सारे बैक्टीरिया तो खत्म नहीं कर सकते. सही. जब आप क्रॉप को हैंडल करते हैं, मूव कर रहे हैं अपनी क्रॉप के बीच में, देख रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, स्प्रेस कर रहे हैं, इस दौरान में और ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग भी अपनी क्रॉप को डैमेज कम से कम होने दें. ठीक है. सो दीज आर वेरी मच नेसेसरी कि वो ना हो, ताकि इन्फेक्शन जो है वो अंदर पेनिट्रेट करे ही नहीं. Bacterial soft rots of vegetables.
Bacterial soft clots occur most commonly on fleshy storage tissues of vegetables and annual ornamentals, such as potatoes, carrots, onion, iris, and fleshy fruits such as cucumber and tomatoes. यानी variety of fruits and vegetables है जिनके ऊपर bacterial soft clot commonly पाया जाता है. They occur worldwide, दुनिया में सभी जगह ये होता है. अच्छा, ये जो है इमेजेस हैं कि बैक्टीरियल सॉफ्ट क्लॉट किस तरीके से दिखता है, ये तो आई होप आप लोगों ने अपने घर में जरूरी ऑब्जर्व किया होगा. ये जो पोटैटो है ऊपर ए पिक्चर, इस तरीके की अपीयरेंस. जब आप इस तरीके के आलू को, जहाँ पे ये जो संकीन पैचेस हैं, इनको अगर आप टच करें तो ये बिल्कुल अंदर धंस जाएंगे. ठीक है, इनमें से वाटर रिलीज होगा इस तरीके से. ये दिस इज ऑल्सो अ सॉफ्ट क्लॉट. स्टेम एंड रॉट है टिपिकली, लेकिन इसके एंड रिजल्ट यही होता है कि इसमें से जो है वो ओजिंग ऑफ वाटर होती है. जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं? दे बिगिन एज ए स्मॉल वाटर सोक लेजन विच enlarges rapidly in diameter and in depth. छोटा सा लेजन बनेगा पहले, जो कि ऐसा लगेगा आपको कि वाटर सोक्ड है, यानी नम ही है उसके अंदर. वो साइज में भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा, डेप्थ में भी गहरा भी होगा, और डायमीटर भी उसका होगा बड़ा, गहराई भी आएगी और चौड़ा भी होगा. द अफेक्टेड एरिया बिकम सॉफ्ट एंड मशी while its surface become discolored and somewhat depressed. जबकि सरफेस से क्या हो जाएगा टिश्यूज, अंदर से जो टिश्यूज है वो गल रहे होंगे, और जो लिजन बना है वो धंस रहा होगा गढ़े की तरीके से. ठीक है, और डिसकलर्ड भी हो जाएगा. ये तमाम बैक्टीरियल सॉफ्ट क्लॉट्स की इमेजेस हैं. टोमेटो में दिस इज वेरी मच कॉमन, कैबेज में, कैरेट में, अनियंस में, एंड सेलेरी में. डिसकलर्ड भी हो जाते हैं वो रीजन, और क्रीमी कलर के भी हो जाते हैं. क्रीमी कलर इसलिए कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑफ क्रीमी कलर. ठीक है, और स्लाइमी होते हैं. डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मशी मास हो जाता है, और आउटर सरफेस जो है वो अक्सर टाइम वैसे तो जुड़ी भी रहती है, लेकिन अंदर से जो टिश्यूज है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाते हैं. आफ्टर दैट क्रैक्स डेवलप एंड द स्लाइमी मास एक्सूड्स टू द सरफेस. आखिरकार एक वक्त आता है कि उनकी जो स्किन है बाहरी एपिडर्मिस में से वो भी क्रैक हो जाती है, और उसमें से जो है वाटरी मास, स्लाइमी मास जो है वो बाहर आने लगता है. A whole fruit or tuber may be converted into a soft, watery, decayed mass. अच्छा, अभी सबने ही टमाटर जरूर स्टोर किए होंगे. टमाटर बहुत सस्ते हुए थे. किए हैं घर में टमाटर स्टोर? यस मिस. हाँ, तो अगर आपने उनका पेस्ट नहीं बनाया है तो आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद लाजमी उनमें से कोई ना कोई सॉफ्ट क्लॉट का शिकार होगा. तो आप बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिल्कुल वो फट जाते हैं, उनकी स्किन अंदर की तरफ धंसने लगती है, और वाटरी मास रिलीज होता पानी है. पानी हो जाता है. ये बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अंदर से जो सेलुलर मास है वो डिजोल्व हो रहा है. ठीक है, और फर्दर इसी वजह से चूंकि एक ओपनिंग हो जाती है, क्रैक हो जाती है स्किन, तो बाकी इन्फेक्शन भी आसानी से होने लगते हैं. इसी तरीके इसलिए अगर उनके ऊपर आपको व्हाइट कलर की अपीयरेंस नजर आ रही है, तो उसका मतलब है कि अच्छा, पहले इसके अंदर सॉफ्ट क्लॉट हुआ बैक्टीरियल, और उसके बाद जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई ने इसके ऊपर एक्ट अपॉन किया, यानी फंगल स्पोर जो भी सराउंडिंग में मौजूद थे वो भी आ गए, और उन्होंने जो है वो अपनी कॉलोनी भी बना ली. ठीक है, बैक्टीरिया की कॉलोनी तो आपको ऐसे नजर नहीं आती है, उसके अंदर अंदर आपको शायद व्हाइट डॉट्स अगर नजर आए तो यस, दैट इज बैक्टीरिया. बाहर कॉटन कॉटन सा लगता है हाँ, कुछ. लेकिन कॉटनी मास जो है वो फंजाई का होता है. ठीक है, कॉटनी अपीयरेंस जो है उसे हम मोल्ड बोलते हैं, और वो फंगस इन्फेक्शन की निशानी है. तो एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता है, उसकी वजह से टिश्यूज ओपन हो गए हैं. अब जब भी कोई टिश्यू ओपन हो गया है तो वो बाकी तमाम इन्फेक्शन भी आसानी से कैरी कर सकता है. A whole ओके मिस. tuber may be converted into a soft, watery, decayed mass within 3 to 5 days. Infected fruits and tubers of many plants are almost odorless until they collapse.
इनिशियली उनमें आप इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है तो ज़्यादा स्मेल नहीं आती, कोई ओडोर नहीं होती, लेकिन जब तक उनमें टिश्यूज कोलैप्स ना कर जाएं, बिल्कुल श्रिंक ना हो जाएं, फट ना जाएं, तब तक स्मेल नहीं आती, फर्दर फिर स्मेल आती है उसमें से। एंड देन सेकेंडरी बैक्टीरिया ग्रो ऑन द डिकम्पोजिंग टिश्यूज एंड प्रोड्यूस अ फाउल ऑडर। ठीक है, उसके बाद जब मजीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है कि और भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया सराउंडिंग के एक्ट अपॉन करते हैं, तो फिर उसमें से ज़्यादा स्मेल आती है। हाँ, अगर इन्फेक्शन जो है इन्फेक्टेड मटेरियल है लेकिन समझ नहीं आया या फिर जानबूझ के उसे स्टोर कर लिया गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन जो है वो पैकेजिंग से और आखिरकार स्टोरेज हाउसेस में पहुंचता है, और फिर वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं या उनके साथ आप स्टोर कर रहे हैं, तमाम के तमाम स्टोर्ड प्रोडक्ट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है, स्पेशली इन प्लास्टिक कंटेनर्स इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है एंड रेपिडली बिकम सॉफ्ट एंड डिसइंटीग्रेट एंड may yield एंड a wet green slimy mass within 1 to 2 days। इतनी तेजी से स्टोरेज हाउसेस के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है। अगर हम पैथोजन की बात करें तो जो पैथोजन इन्वॉल्व है वो अर्वीनिया क्राटोवोरा, पैथोवार क्राटोवोरा, अर्वीनिया क्रायसैंथेमी एंड सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, दीज आर वेरी मच फेमस। ठीक है, अर्वीनिया क्राटोवोरा and Pseudomonas fluorescens cause the most common and most destructive soft rots। डेवलपमेंट कैसे होती है डिजीज की? Soft rot bacteria survive in infected fleshy organs in storage and in the field in debris on roots of other parts of host plant। पॉन्ड स्ट्रीम यानी किसी भी जगह पे ये सर्वाइव कर जाएगा, पानी में, मिट्टी में, डेब्रिस में, आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जिन इंस्ट्रूमेंट्स आप फील्ड हैंडल कर रहे हैं उनमें। The disease may first appear in the field on plants sown from previously infected seed pieces। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही आपने क्रॉप सोन की तो वैसे ही इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया क्योंकि जमीन में इन्फेक्शन था। Some tubers, rhizomes and bulbs become infected through wounds। कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन फैलता है कि जख्म के थ्रू, वुंड के थ्रू एंट्री हुई है। कहीं इन्फेक्शन लेंटी सेल्स के थ्रू फैलता है। लेंटी सेल्स लूज सेल्स होते हैं जो कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्टेम। ये सब ये जो समझ लें, लेंटी सेल्स जो है वो स्टेम के ऊपर मौजूद स्टोमेटा की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन होते ये टिश्यूज हैं, लेकिन लूज बॉन्डिंग होती है इनकी, इनके बीच में काफी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। सो यहाँ से भी इन्फेक्शन आराम से एंटर हो सकता है आफ्टर दे आर सेट और फॉर्म इन द सॉइल। यानी अगर पहले से मौजूद था इन्फेक्शन सॉइल में या सराउंडिंग में, तो फिर वुड्स के थ्रू या लेंटी सेल्स के थ्रू आसानी से पेनिट्रेशन हो जाएगी। Further, the inoculation of bacteria into fleshy organs and their further dissemination in storage and in the field are facilitated greatly by insects। यानी मजीद जो डिसेमिनेशन होगी, जो फैलाव होगा, वो जो है वो स्टोरेज हाउसेज में और फील्ड में जो है वो भी होता है और इंसेक्ट्स के थ्रू भी आसानी से हो जाता है। इंसेक्ट ने एक इन्फेक्टेड मटेरियल के ऊपर फीड किया, वहां से दूसरे पे गया, दूसरे तीसरे पे गया, तो दे कॉज ग्रेट डिसेमिनेशन एंड बहुत अच्छे से ये फैलाते हैं इन्फेक्शन। Soft rot bacteria can live in all stages of the insect। Moreover, the bodies of the insect larvae, maggots, become contaminated with bacteria when they crawl about on rotting seed pieces, carry them to the healthy plants। अच्छा, नॉट नेसेसरी ना कि बैक्टीरिया जो है वो इंसेक्ट के अंदर ही जाके सर्वाइव करे, ये उनकी बॉडी के ऊपर भी सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही क्रॉलिंग कर रहे हैं किसी इन्फेक्टेड मटेरियल के ऊपर, उसके बाद हेल्दी के ऊपर गए, सो जस्ट बाय टचिंग भी दे कैन ट्रांसफर। गॉट इट? जी मिस। मिस ये जो लेंटिल्स हैं ये स्पेसिफिक उसमें होता है या हर प्लांट में होता है? नहीं, लेंटिसेस सब में तो नहीं होते, लेकिन लेंटिसेस ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, स्टेम जो है वो बार बार अपनी डिवीजन करते हैं, तो फिर उन वहाँ पे लेंटिसेस पाए जाते हैं। अच्छा, और ये है इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डिजीज साइकिल ऑफ बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल्स कॉज्ड बाय अर्वीनिया। ये एक जनरलाइज्ड है। ठीक है, किस तरीके से हो सकता है। यहाँ से देखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया इन इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड कोलैप्स सेल। अगर बैक्टीरिया किसी
ऑर्गन के अंदर है तो कैसे है, इस तरीके से नजर आएगा माइक्रोस्कोप में। इमर्जिंग बैक्टीरिया इन्फेक्ट न्यू प्लांट, तो ये न्यू प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन फैलेगा। स्टेम एंड इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड स्टोलन, इन्फेक्शन जो है वो फैलेगा इन द स्टेम एंड इन द ब्रांचेस ऑल्सो, ट्यूबर के अंदर भी जा सकता है अगर हम आलू की बात करें, ठीक है। इस तरीके से नजर आएगा अगर हम क्रॉस सेक्शन में इसको देखें माइक्रोस्कोप में, ठीक है। फर्दर इन्फेक्शन जो है वो स्टोरेज हाउसेज में, अगर इसी चीज़ को हमने स्टोर कर लिया तो स्टोर हाउसेज में फैलेगा, ठीक है। फिर डिस्कार्डेड रोटन ट्यूबर्स के अंदर ऑब्वियसली बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फिर वहाँ से जो है वो बैक्टीरिया जो है किसी और इंसेक्ट के थ्रू जो है वो किसी और हेल्दी प्लांट पे जाएगा। बैक्टीरिया ओवरविंटर इन इंसेक्ट प्यूपा, rotten vegetables on host parts and occasionally in the soil, यानी कहीं पे भी अपनी जिंदगी का वो मतलब कभी अरसा गुजार सकता है, ओवरविंटर कर सकता है इंसेक्ट्स के अंदर भी, वेजिटेबल के ढेर के ऊपर भी कर सकता है, क्योंकि बेसिकली ये सैप्रोफिटिक है तो सर्वाइवल इनका आसान है। उसके बाद इंसेक्ट ले एग्स ओवर पोटैटो सीड पीस, मतलब लेट्स से किसी इसने फ्रेश प्लांट के ऊपर जो है वो एग्स ले किए, तो वहाँ से फिर इन्फेक्शन जो है वो मज़ीद फैलेगा, क्योंकि पहले उसने उसको फीड किया, उस पार्ट को इन्फेक्ट किया, वहाँ पे एग्स ले किए, अब वहाँ पे जो मैगोस रिलीज होंगे यानी जो लार्वी रिलीज होंगे वो भी अपने साथ इन्फेक्शन कैरी करके फर्दर आगे फैलाएंगे। कंटेमिनेटेड लार्वी कैरी बैक्टीरिया इनटू द ट्यूबर, ट्यूबर के अंदर तक बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलेगा। कॉर्क लेयर फॉर्म्स अराउंड इन्फेक्टेड टिश्यूज, यानी एक हार्ड सी लेयर भी बन जाती है बाज दफ़ा इन्फेक्टेड टिश्यूज के सराउंडिंग में, ठीक है। बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम ट्यूबर इनटू यंग स्टेम एंड रूट, अब ये ट्यूबर जो है वो यानी आलू जब आप प्लांट करेंगे, अगर आप प्लांट कर रहे हैं या फील्ड में ऑलरेडी इन्फेक्टेड ट्यूबर मौजूद है, तो वहाँ से फिर जब ये दोबारा नया स्टेम निकलेगा तो ऑब्वियसली उस स्टेम के अंदर भी इन्फेक्शन होगा। जैसे यार ये डार्क कलर का इन्फेक्टेड है तो ये स्टेम भी डार्क कलर का इन्फेक्टेड है। इसका कंट्रोल क्या है, द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल स्टॉप आउट ऑफ वेजिटेबल्स इज बेस्ड almost exclusively on sanitary and cultural practices. All debris should be removed from warehouses and the walls should be disinfected with formaldehyde, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं फॉर्मेलिन। बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा फॉर्मेलिन क्या है, देखा होगा, नहीं तो आप लोगों ने बायो की लैब में सोचें, याद करें, जो भी आपको प्रिजर्व मटेरियल दिखाए जाते थे, स्पेशली आप जोलॉजी का अगर सोचें तो आपको याद आएगा इंसेक्ट जो प्रिजर्व होते थे आपको दिखाए जाते थे उस शीशे की बोतलों में रखे हुए, उनको कभी आपने ओपन किया है, अगर किया होगा तो एक बहुत टिपिकल सी स्मेल आती है, जी आती है। वही फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन क्या है, वो डिसइंफेक्टेंट है और इसका सिर्फ 2 to 4% मैक्सिमम का सोल्यूशन बनता है फॉर्मेल्डिहाइड का, और उसके अंदर प्रिजर्वेशन भी हो जाती है और आप उससे डिसइंफेक्शन का भी काम ले सकते हैं, सर्फेसेस को साफ कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसकी कंसनट्रेशन तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ये फ्यूम्स बहुत देता है। तो अगर आप इसको प्योर फॉर्म में या कंसनट्रेटेड फॉर्म में बॉटल खोल दें या रख दें कहीं, तो ये इसके फ्यूम जो है वो पूरे में फैल जाते हैं और आँखों में इन द जो पूरा हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें बहुत शदीद जलन करते हैं और मोर ओवर ये कार्सिनोजेनिक भी है, ठीक है। तो लेकिन प्रिजर्वेशन में हम स्टिल इसी को यूज़ करते हैं इन द 2 to 4% की क्वांटिटी के अंदर डाइल्यूटेड फॉर्म में। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से भी क्लीनिंग हो सकती है। वुंड्स ऑफ प्लांट एंड देयर स्टोरेज ऑर्गन्स शुड बी अवॉइडेड, obviously products to be stored should be dry and the humidity and temperature of warehouses should be kept low, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, क्योंकि जो वेट है, वेट वेदर, ह्यूमिड वेदर और हाई टेम्परेचर्स फेवर्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो फेवरेबल एनवायरमेंट ना दें। In the field, plants should be planted in well-drained areas and at sufficient distances to allow adequate ventilation. हवा का गुजर होना चाहिए सरफेसेस के ऊपर भी और प्लांट्स के दरमियान भी। बहुत ज़्यादा आप डेंस अगर प्लांटेशन कर देंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ को ज़्यादा चांस मिलेगा। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए फील्ड के अंदर, ठीक है, क्योंकि जितना पानी खड़ा होगा उतनी ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है। ससेप्टेबल प्लांट शुड बी रोटेटेड विद सीरियल्स और अदर नॉन ससेप्टेबल क्रॉप्स। लेट से एक क्रॉप जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है,
क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है, जैसे टोमेटो हो गए, पोटैटो हो गए, चिली हो गई, ये बहुत ससेप्टेबल है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो कोशिश की जाए कि उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप लगाई जाए वो कोई और हो जो इतनी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ससेप्टेबल ना हो, जैसे कि राइस। ठीक है, राइस एंड व्हीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इतने ज़्यादा ससेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सीरियल्स क्रॉप है, ये सॉफ्ट वेजिटेबल्स नहीं है। ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सॉफ्ट टिश्यूज में आसानी से फैलते हैं। ठीक है, केमिकल स्प्रे ज़्यादा रिकमेंड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप केमिकल कितना केमिकल स्प्रे करेंगे और कहाँ कहाँ से बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे। इसलिए इट इज़ बेटर टू अवॉइड द सोर्स ऑफ वे ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, और सैनिटाइज कर लें अपने टूल्स को, ज़्यादा सैनिटाइजेशन पे एम्फेसिस किया जाता है, और अपने हैंडलिंग चीज़ों को, अपने हाथों को, जहाँ पे आप प्रिजर्वेशन कर रहे हैं वहाँ पे, स्टोरेज हाउसेस, बकेट्स, टोकरियाँ, जो भी चीज़ें, सब कुछ साफ होना चाहिए। इसके अलावा एक काम और किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटोज हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग potato seed pieces before planting with antagonistic bacteria or with plant growth promoting rhizobacteria। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोके, तो उसे हम एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्टिक बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, और इट सेल्फ सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक नेचर के नहीं होते हैं, यानी इन्फेक्शन नहीं करते। तो हम क्या करें, जो भी चीज़ हमें प्लांट करनी है, हम उसको उस बैक्टीरियल मिक्सचर के अंदर जो है वो एक बार डिप करते हैं और फिर प्लांट करते हैं सीड्स को। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ पोटैटो में ही नहीं ऑब्जर्व की जाती, बल्कि हम डिफरेंट और सीड्स के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कर सकते हैं और करते हैं। इसे कहा जाता है सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब जब हम किसी एक इन्फेक्शियस मटेरियल को किसी दूसरे लिविंग मटेरियल से कंट्रोल करें, तो इस चीज़ को कहा जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल के बजाय फिजिकल मेथड पे जोर दिया जाता है कि फिजिकली और मैनुअली कंट्रोल करें, और बायोलॉजिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है। ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ इन्हांस करते हैं, तो इनके थ्रू या किसी और एंटागोनिस्टिक बैक्टीरिया के थ्रू जो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ को लिमिट कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते लेकिन लिमिट कर सकते हैं। ओके, अभी तक कोई सवाल है? No, miss. नो मिस। ओके फाइन। सो अभी मैं ये सेशन एंड कर रही हूँ, तो इसके बाद आप दोबारा ज्वाइन करें। ओके मिस।